अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किन दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है? तो इसका सही उत्तर है परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q बराबर नहीं होता है 0 के, और p तथा q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं वो है जो कर्णी चिन्ह के बाहर नहीं आ सकती। इनका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती होता है, जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 4। कर्णी 4 एक परिमेय संख्या है, कर्णी 5 अपरिमेय, कर्णी 6 अपरिमेय, कर्णी 7 अपरिमेय, कर्णी 8 अपरिमेय, परंतु कर्णी 9 जिसका मान 3 होता है यह परिमेय है। इसी प्रकार कर्णी 16 यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय में फर्क इतना है कि कर्णी चिन्ह के अंदर वाली वो संख्या जो 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25 इन्हें छोड़कर हो, वो सारी संख्याएं कर्णी चिन्ह के अंदर वाली अपरिमेय संख्याएं होती है। और साथ ही साथ पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। फिर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 ये सभी और इनसे आगे भी अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है, जिनका अपना खुद का पहाड़ा होता है। फिर एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है पीडीएफ का कि दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो हमें दो संख्याएं पता है यहाँ, एक संख्या 306 और दूसरी 657, और दोनों का गुणनफल क्या होगा? बराबर दोनों का एचसीएफ गुणा एलसीएम। 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ प्रश्न में दिया है कितना? 9 गुणा एलसीएम। इसलिए अगर एलसीएम निकालना है तो ये 9 गुणा कर रहा है, दूसरी तरफ ये 9 इधर आके भाग करेगा। 306 गुणा 657 बटे 9, और जब 9 से 306 को भाग देंगे तो 34 बार भाग जाएगा। 34 का गुणा 657 में करने पर 22,338 प्राप्त होगा, जो दी गई दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। फिर अगला प्रश्न, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकता है? इसका हल देखते हैं। 6 की घात n को हम लिख सकते हैं 6 की घात n बराबर 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और पूरे की घात n। इस घात n को चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात n गुणा 3 की घात n। किसी प्राकृत संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के साथ साथ 5 होना चाहिए, परंतु यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है क्या? 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 4 की घात n, यह संख्या भी शून्य पे समाप्त हो सकती है या नहीं? तो इसका हल देखें अगर, तो 4 की घात n को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 की घात n, और इसे अलग अलग लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 2 की घात n। और इसका भी कारण वही आएगा कि किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 होना चाहिए, परंतु यहाँ पर 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए 4 की घात n भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। फिर प्रश्न नंबर 7, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों है? तो पहले देखते हैं हम
7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। यहाँ पर 7 और 11 का अगर गुणा करें तो 11 7 77, तो 13 यहाँ पर कितने बार है, 11 गुणा 7 मतलब 77 बार, और एक 13 और है तो 77 बार 13 और एक बार और मिलके कितने बार हो गया 13, 78 बार। अब चूंकि 13 और 78 का गुणा हो रहा है, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो जब भी अलग अलग संख्याओं का गुणा होता है वह संख्या हमेशा क्या रहेगी, भाज्य, यह अभाज्य नहीं है। अतः दी गई संख्या 13 और 78 दोनों से विभाजित होती है, जिससे यह संख्या क्या है, भाज्य। इसी प्रकार हम देखते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 धन 5, इसे कि यह संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो इसे भाज्य या अभाज्य देखने के लिए हमें दोनों जगह 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ 5 कितने बार है, तो इन सब का गुणा कर लो। गुणा कैसे, 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, फिर ये इधर का 24 और 7 6 42, 42 और 24 का गुणा किया, आ गया 1008। तो 5 कितने बार हो गया, इधर इधर 1008 बार, और एक बार यहाँ पर है 1008 बार 5, और एक बार ये मिलके हो गया 1009 बार। अतः दी गई संख्या भी दो संख्याओं का 1009 और 5 का गुणनफल है, मतलब दोनों से विभाजित होती है, जिससे यह संख्या भी क्या हो जाएगी, भाज्य, अभाज्य नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध करो कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसे मान लेते हैं कि माना 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय है तो किसके बराबर लिख सकते हैं इसे, P बटे Q के बराबर, जहाँ पर Q बराबर नहीं है 0 के। फिर 3 को P बटे Q के साइड लाने पर इसका चिन्ह किसका हो जाएगा, ऋण का। और यहाँ 2 गुणा कर रहा है करनी 5 के साथ, 2 को भी दूसरी तरफ लाएंगे तो 2 भाग करेगा और दूसरी तरफ बचेगा केवल करनी 5। अब इसे अगर ध्यान से देखें तो इस व्यंजक में करनी 5 है एक अपरिमेय संख्या, और इधर RHS में ये पूरी संख्या है परिमेय, और दोनों बराबर संभव नहीं है, तो यह कथन क्या हो गया, असत्य है। इसलिए हमारी गलत धारणा या गलत कल्पना के कारण हुआ है, और हमारी गलत कल्पना यह थी कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय नहीं, बल्कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि 1 बटे करनी 2, 1 बटे करनी 2 को भी मान लिया कि 1 बटे करनी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 1 बटे करनी 2 को किसके बराबर लिखा, P बटे Q के, जहाँ पर Q बराबर नहीं है 0। अब फिर इसे करनी 2 से गुणा और भाग कर दिया, क्योंकि बटे में करनी का चिन्ह हटाने के लिए इसी से गुणा भाग किया। करनी 2 का 1 में गुणा किया, करनी 2 एकम करनी 2, और बटे में करनी 2 में करनी 2 गुणा किया, ये हो गया 2। 2 यहाँ भाग कर रहा है, इस तरफ लाएंगे गुणा करेगा। यहाँ पर भी इस साइड बचा है करनी 2 जो एक अपरिमेय संख्या है, और इस तरफ बचा है ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो रहा है, इसलिए यह भी विरोधाभास है, और विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए 1 बटे करनी 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। फिर 7 धन करनी 5 बराबर P बटे Q, इसे भी परिमेय संख्या मान लिया। 7 गुणा कर रहा है तो P बटे Q के साथ भाग करेगा, और P बटे Q के साथ भाग करेगा तो एक तरफ अपरिमेय संख्या है, दूसरी तरफ परिमेय संख्या। यह भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और यह भी हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 7 करनी 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। फिर 6 धन करनी 2, 6 धन करनी 2 को भी मान लिया P बटे Q। इसमें 6 को P बटे Q के तरफ ले जाने पर ऋण का हो गया, तो करनी 2 बराबर P बटे Q माइनस 6, जो एक परिमेय संख्या है, दूसरी तरफ